गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सिंह कॉमन एरर और स्पॉटिंग एरर्स की श्रृंखला में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार 5-6 दिनों से लगातार कॉमन एरर्स स्पॉटिंग एरर्स पे काम हो रहा है और लगातार वीडियोज़ आ रही हैं कॉमन एरर्स की। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और आप लोग की ग्रामर को इन्हेंस करने के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूं। तो उसी कड़ी में एक और श्रृंखला आज कॉमन एरर पार्ट 6 का ये श्रृंखला है। ये जैसा कि आप लोग को पता है, ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे, और आप लोग नोटबुक और पेपर पेन लेके बैठिए। जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आए उसको नोट करते रहिए ताकि ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हों। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका TU-124 एयरक्राफ्ट कंज्यूम्ड एक्सेसिव फ्यूल कंपेयर टू मॉडर्न फ्यूल इफिशिएंट जेट्स, नो एरर। आपको इसमें करना क्या है, ये चार पार्ट में सेंटेंस डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, पार्ट डी। किसी एक पार्ट में एरर है, इस एरर को आपको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके ये बताना है कि यहाँ पे गलती है तो गलती क्यों है और क्या कर देंगे तो हम क्या कर देंगे कि सेंटेंस सही हो जाए। ठीक है, और ये जो एरर है आपके जो ग्रामर में आपका सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे रिलेटेड ये एरर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने और इसको आप देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उम्मीद है कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं किए होंगे वो शांति बनाए रखें, पेशेंस से देखें और उन्हें भी समझ में आएगा। और आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो इसके पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे कंपेयर टू की जगह पे होना चाहिए कंपेयर्ड विथ होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को लिखिए और नीचे एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसको लिख लीजिए कि कंपेयर्ड विथ और कंपेयर टू होता है। ऐसा नहीं है कंपेयर टू का यूज नहीं होता है कंपेयर्ड विथ और कंपेयर्ड टू। कंपेयर्ड विथ का जो यूज होता है वो होता है सेम थिंग्स के लिए। ठीक है, दिख रहा है, सेम थिंग्स के लिए। और कंपेयर टू का होता है डिफरेंट थिंग्स के लिए। मतलब जब कंपेयर सेम थिंग्स में होती है, सेम थिंग्स का मतलब जैसे कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई थिंग्स है, इस तरीके से जब कंपेयर होता है सेम थिंग्स में, सेम कैटेगरी में, तो आप कंपेयर्ड विथ का प्रयोग करोगे। लेकिन जब कंपेरिजन क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक पर्सन हो, एक थिंग्स हो, इस तरीके का कंपेरिजन हो, तो आप कंपेयर्ड टू का प्रयोग करोगे। अब जरा इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, कंपेयर टू की जगह पे आप कर दोगे कंपेयर्ड विथ, सही हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कंपेरिजन है वो सेम थिंग्स में है, जो भी चीजें हैं वो समान हैं। अब इसके मतलब को समझने का प्रयास करें। लिखा है TU-124 एयरक्राफ्ट कंज्यूम्ड, मतलब TU-124 जो एयरक्राफ्ट है वो कंज्यूम्ड मतलब होता है उपभोग करती है, खपत करती है। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक फ्यूल, अत्यधिक ऊर्जा, किसकी अपेक्षा, कंपेयर्ड विथ, किसकी अपेक्षा, मॉडर्न फ्यूल इफिशिएंट जेट, मतलब आधुनिक ईंधन, मतलब आधुनिक तरीके से जो बनी हुई जेट्स हैं उनकी अपेक्षा क्या करती है, TU-124 एयरक्राफ्ट जो है ज्यादा कंज्यूम करती है फ्यूल। तो अब बताइए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है, कोई टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी है। आई मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, ये भी एयरक्राफ्ट है और ये भी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जेट्स है, तो कैटेगरी सेम हुई कि नहीं, कैटेगरी सेम है, इसलिए आप कंपेयर टू की जगह पे क्या करोगे, कंपेयर्ड विथ करोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके मन में प्रॉब्लम हुई उठी, कंपेयर टू का यूज हम कहाँ करेंगे। इसे समझने के लिए एक हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहा गया है आपको, मीरा इज compared
टू द मून। अगर मैं ये कहूं मीरा इज कंपेयर टू द मून, मतलब अब देखिए, अब मीरा की तुलना किससे की जा रही है? मून से। अब क्या मीरा और मीरा और मून की कैटेगरी सेम है? नहीं। ये तो आप समझ सकते हो आसानी से कि दोनों कैटेगरी सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? कंपेयर्ड टू का यूज करोगे। और यहीं पे मीरा इज कंपेयर्ड विथ अगर करते मीरा इज कंपेयर्ड विथ किसी लड़की का नाम या किसी लड़के का नाम लेते हैं तो मतलब क्या हो जाता है? कैटेगरी सेम हो जाती। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द सेल इज यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, गौर से देखें और इसे करने का प्रयास करें। फिर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग के दिमाग में एकदम घुस जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बस आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जो एरर है आपके पार्ट बी में है। पार्ट बी में क्या होना चाहिए? पार्ट बी में इसको आप दो तरीके सही कर सकते हो। नंबर 1 तरीका समझिए। पहली चीज, कंप्राइसेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। कंप्राइसेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डोंट यूज ऑफ विथ कंप्राइसेस। ठीक है, मत करिए कभी भी प्रयोग। ठीक है, तो आप यहां से क्या करो? पहली चीज, ऑफ को हटा दो, मतलब कंप्राइसेस हो जाएगा। अब ये कंप्राइसेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट इसका द सेल क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब ले लिया। ठीक है, आप हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। मतलब हो गया फिर क्या? द सेल इज यूजुअली कंप्राइसेस टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहला तरीका तो आपका ये हुआ। अब दूसरे तरीके पे डिस्कस करते हैं। या तो आप ऐसा करो, यहां पे आप कंप्राइसेस ऑफ को हटा के क्या कर दो? कंसिस्ट्स ऑफ कर दो। क्या कर दो? कंसिस्ट्स ऑफ कर दो। इसका मत यहां पे इस तरीके से आप लिख सकते हो सेंटेंस को, द सेल इज यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये भी तरीका सही है। तो यहां पे रिजल्ट क्या मिला आपको? इस क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट मिला, वो कॉन्सेप्ट निकल के ये आया कि कंसिस्ट ऑफ इज इक्विवेलेंट टू कंप्राइज। PRISE, मतलब कंसिस्ट ऑफ जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? कंप्राइज के इक्विवेलेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, मतलब कंप्राइज मतलब क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूड। ठीक है, अब इसके मीनिंग को समझते हैं। द सेल इज यूजुअली, मतलब सेल में क्या होता है? यूजुअली साधारणतः होता है क्या? द सेल इज यूजुअली, सेल जो है साधारणतः क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट्स, मतलब क्या होता है? यूजुअली कंप्राइसेस कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइसेस टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का दो अलग अलग स्वरूपों से क्या होता है? बना होता है। कौन? सेल। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट, और हमेशा मतलब लगभग समझ लीजिए कि जितने सारे एसएससी बैंकिंग एनडीए सेट एग्ज़ाम हैं तो इसकी संभावना बहुत काफ़ी होती है आने की। तो इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आइए डिस्कस करते हैं। कहा गया है ही हैज़ गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक। ऑप्शन है फोर्थ, नो एरर। ठीक है, तो आप इसे देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। जो इसका एरर है वो इसके एरर है पार्ट ए में। क्यों भाई पार्ट ए में क्यों एरर है? अब बहुत लोगों को समस्या ये आई, पार्ट ए में एरर कैसे हो सकता है? भाई हैज के साथ यहाँ पे गॉन लगा है थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको एक चीज इसमें याद रखिए, जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले तो जब भी आपको पास्ट को सूचित करने वाले वर्ड मिले, जैसे लास्ट मिल जाए, एस्टरडे मिल जाए, अगो मिल जाए, ये सब क्या करते हैं? ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं। अगर ऐसे वर्ड आपको मिल गए
ऐसे वर्ड आपको मिल गए जो पास्ट को क्या करते हैं, पास्ट को इंडिकेट करते हैं, जैसे लास्ट, एस्टरडे, एगो, इस टाइप के वर्ड अगर मिल गए तो एक ही कॉन्सेप्ट बनता है कि जो इसका टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी सिंपल पास्ट में होगा, यानी पास्ट एंड डेफिनिट में होगा। तो पास्ट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो गो का V2 क्या होगा, सब्जेक्ट तो ही हो गया, तो गो का गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे हैज़ गॉन को आप हटा के यहाँ पे आप वेंट कर दो और ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो कहने का मतलब जो सेंटेंस सही होगा क्या होगा, ही वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे एस्टरडे भी दे सकता था, यहाँ पे अगो भी करके दे सकता था, कुछ भी देगा, सिंपल पास्ट में आपको करना है। तो यहाँ पे आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा हैज़ गॉन करके दे देगा, हैड गॉन करके देगा, सबको भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे अगर पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड लगे हुए हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वो सिंपल पास्ट में होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री, नो एरर। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें एरर है वो इसके पार्ट बी में है। अब क्यों है, पहले पार्ट बी का आप स्ट्रक्चर देखें। पार्ट बी का जो स्ट्रक्चर है वो है वी आर स्पेंडिंग। तो किसमें है ये आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते थे, यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म। अब आपको याद आ गया होगा कि क्या सिंस और फॉर का यूज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं, कभी नहीं। सिंस और फॉर का प्रयोग या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। ठीक है, तो दोनों आप कर दीजिए, सेंटेंस दोनों सही हो जाएगा। तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब की, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो एक तरीका हो सकता है क्या, सब्जेक्ट वी के साथ आप कर दो हैव और स्पेंट कर दो, वी हैव स्पेंट, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आप यहाँ पे कर दो वी हैव स्पेंट, ये कर दो, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब दूसरे तरीके पर डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कर दीजिए, यहाँ पे फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। या तो आप ये कर दो, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे है वी के साथ आपका हैव, वीन तो आएगा ही आएगा, प्लस स्पेंडिंग। दूसरा तरीका आप यहाँ पे ये कर दो, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से आप सही कर लीजिए, लेकिन एरर तो पार्ट बी में ही है। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब हो गया क्या, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, मतलब इस शर्त की शुरुआत से ही। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे और निकल के आ रहा है। सिंस और फॉर को समझिए, सिंस और फॉर का इसमें यूज कहाँ पे होता है, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय के लिए। अब यहाँ पे समय को निश्चित कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही, मतलब जब से ये शर्त लागू हुई तभी से,
कह दिया गया है जब से ये शर्त, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, मतलब शर्त के शुरुआत से ही आपने शर्त लिखा और वहां जब से शुरू हुआ एक निश्चित समय है। जैसे आप लिखोगे 3 मंथ्स, तो फॉर 3 मंथ्स का यूज करोगे, 3 मंथ क्लियर नहीं है कब से 3 मंथ, लेकिन आप वही मंथ का कह दोगे, सिंस जनवरी कह दोगे, सिंस फरवरी कर दोगे, ठीक है। आप आवर की बात करोगे, लिख दोगे 5 आवर्स लिख दोगे, 5 घंटे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहीं पे वो 4 आवर्स होगा, लेकिन वहीं से कह दोगे सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो क्या हो जाएगा, ये समय फिक्स है कि आप 2 बजे से 3 बजे से आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, मतलब टर्म की शर्तों की शुरुआत से ही, वी हैव बीन, हम खर्च कर रहे हैं, क्या एक बहुत ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं, अलॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं, किस पे, कविता पे खर्च कर रहे हैं, कविता पे खर्च कर रहे हैं, या शर्त की शुरुआत से ही हम क्या कर रहे हैं, हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है बहुत ज़्यादा समय, किस पे, पोएट्री पे, इसका सेंस ये जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लिखिए, मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, बताइए हमें ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन कह रहा है, रामू इज हैविंग अ गुड ईयर फॉर म्यूजिक, नो एरर। इसको आप समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करें। संजय, पानी लाइए जरा। ठीक है, आइए सॉल्व करने का हम प्रयास करें, ठीक है। अब पहली चीज है कि यहां पे किसका प्रयोग हुआ है। पहले देखिए, हमेशा सब कुछ ग्रामर ही नहीं होता है कि ग्रामर का आप रूल रट्टा मार लिए और एग्जाम आपका क्लियर हो गया। कभी कभी जो है हमें रूल्स नहीं भी पता होता है, तो हम जो है इसके सेंस से जो है काम चला लेते हैं। अब जरा इसका सेंस देखिए, कहना क्या चाहता है। अब आपको ये सेंस कह रहा है, आप देखिए ये किस टेंस में है। पहले टेंस की बात किया जाए। टेंस की अगर बात हम लोग करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जो हैविंग है वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग, ठीक है। तो अब क्या है, हैव मतलब समझ रहे हो, रखना होता है, पास होना होता है। तो इसका मतलब होना, इसका मतलब ये कह रहा है, रहा है, रही है के सेंस में देगा। रामू क्या है, रख रहा है, रामू रख रहा है, एक अच्छा कान रख रहा है। ऐसा हो सकता है, कभी पॉसिबल है ऐसा कि रामू, ऐसा बोलते हो आप कि रामू एक अच्छा कान रख रहा है म्यूजिक के लिए? ऐसा नहीं कहोगे आप, म्यूजिक के ऐसा बोलोगे, ऐसा कहोगे रामू के पास अच्छा कान है, मतलब अच्छा कान मतलब क्या है, सुनने की शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? और म्यूजिक के लिए, ठीक है, संगीत के लिए। आप ऐसे बोलोगे तो समझ लीजिए आप कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप पहली चीज रखने के लिए, ऑनरशिप के लिए, पोजीशन के लिए, ठीक है, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हैव का नहीं होता है, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। आप समझ लीजिए, जब आप कभी भी पोजीशन दिखाओ, ऑनरशिप दिखाओ, ठीक है, ऑनरशिप दिखाओ, तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? हैज या हैव का प्रयोग करोगे। यहाँ पे चूंकि पोजीशन की बात किया गया है कि रामू के पास क्या है, एक अच्छा कान है, मतलब उसके पास कान है, मतलब सुनने के लिए, ठीक है, सुनने की अच्छी शक्ति है, ठीक है। तो एक ऑनरशिप दिखा रहा है, तो यहाँ पे रामू के साथ आप क्या करोगे? इज हैविंग के जगह पे क्या करोगे? रामू हैज, रामू हैज अ गुड ईयर फॉर म्यूजिक। तो यहाँ पे आप इज हैविंग को रिमूव करके उसके जगह पे आप हैज को रिप्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं आगे।
सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। माई फादर नोज द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग एट वेल, और यहाँ पे नो एरर। आप इसको देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक मैं जल ग्रहण कर लूँ, बहुत प्यास लगी है। इतना मेहनत मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ, ईमानदारी से आप लोग करें। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। माई फादर नोज द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग एट वेल, नो एरर। ठीक है, तो अब यहां पे कहां पे प्रॉब्लम है? यहां पे जो प्रॉब्लम है वो पार्ट बी में प्रॉब्लम है। यहां पे पार्ट बी में प्रॉब्लम है, पार्ट बी में यहां पे द नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में, एक प्रश्न, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या? जो लोग ग्रामर जानते होंगे वो कहेंगे ये कि सर मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है भाई, मच और मेनी, मच मेनी, मोर और मोस्ट, तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ है, जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है। ठीक है, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो बेटा बिल्कुल होता है, द का प्रयोग होता है, लेकिन किस सेंस में होता है? जब रियलिटी में क्या होता है, जब उस मोस्ट का सेंस क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जब मोस्ट का सेंस अपने क्लास में सबसे, मतलब अपने वर्ग में, अपने कैटेगरी में आपको सबसे उच्च स्तर पे ले जाने की बात कर रहा हो, मतलब सबसे हाई फाई आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हो, उस सेंस में क्या होता है, मोस्ट के साथ द का प्रयोग होता है। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है वो नंबर या क्वांटिटी के लिए हुआ है। जब नंबर और क्वांटिटी के लिए मोस्ट का प्रयोग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अधिकांश होता है। उसका मतलब क्या होता है, अधिकांश होता है, मतलब ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर बता रहा है, इंजीनियर्स की नंबर बता रहा है, नंबर या क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अब समझने का प्रयास करें, यहाँ पे कहना ये चाहता है मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर हैं, इंजीनियर में से ज़्यादातर, इंजीनियर में से अधिकांश। तो बताइए इंजीनियर में से अधिकांश किसका सेंस दे रहा है? एक नंबर का तो सेंस दे रहा है ना, कि इंजीनियर है उसमें से अधिकांश, तो नंबर को बता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का सेंस, द को नहीं लगाना है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, इंजीनियर्स में से अधिकांश को जानते हैं, वर्किंग एट वेल, जो क्या कर रहे हैं, भेल में, भेल नामक कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? मतलब ये हो गया। अगर मैं वही कहूं, एक सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं बोला सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। यदि मैं आपको ये सेंटेंस लिख दूं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मोस्ट से पहले जो द लगा हुआ है ये बिल्कुल राइट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है सीमा जो है इस क्लास में क्या है, सबसे सुंदर लड़की है। मतलब ये कहने का मतलब कि लड़कियों का एक ग्रुप है, लड़कियां हैं क्लास में, उन सारी गर्ल्स में से क्या है, सीमा सबसे सुंदर है। इसलिए कहा गया है सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब उस कैटेगरी में सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट द का प्रयोग सही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक संख्या के लिए हुआ है, एक क्वांटिटी के लिए जब भी होगा, एक संख्या के लिए मोस्ट का प्रयोग होगा तो वहाँ पे द का प्रयोग आपको नहीं करना है। उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आई हैव बीन रिंगिंग द बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड। ठीक है, I have been ringing the bell 5 times but no one has answered। ठीक है, पार्ट डी है नो एरर, आपको दिख नहीं रहा होगा। पार्ट डी है नो एरर, आपका ये है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें।
ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉमन सेंस के साथ करते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखने में तो स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक, स्ट्रक्चर सही लग रहा है। पहली चीज़ आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको हैज़ बीन का यूज़ नहीं होगा, हैज़ बीन रिंगिंग का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो सकता है यहाँ पे, आई हैव बीन रिंगिंग का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। किसका, हैव बीन रिंगिंग का यूज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, हैव रंग, हैव रंग, रिंग रैंग रंग, ठीक है। आई हैव रंग द बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड। दो तरीके से आप करिए इसको, दो तरीके से सॉल्व करिए। पहली चीज, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आगे किसका है, सिंस फॉर का यूज नहीं है। एक तरीके से तो आप इसको यहाँ पे क्या कर दो, कह दो कि पार्ट ए में गलती है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया कि यहाँ पे आपको सिंस फॉर नहीं मिला, आपको पता होगा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो स्ट्रक्चर सिंस फॉर का यूज यहाँ पे होगा, नहीं हुआ है तो आप समझ जाइए यहाँ पे गलती है, एरर है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब दूसरा तरीका हो सकता है सेंस से, सेंस के सेंटेंस कहना क्या चाहता है। यदि आप सेंस देखोगे तो सेंस ये कह रहा है आई हैव बीन रिंगिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ, द बेल घंटी को 5 बार से बजा रहा हूँ, मैं घंटी को 5 बार से बजा रहा हूँ, ठीक है। 5 बार से बजा रहा हूँ ऐसा कुछ तो होता नहीं है, 5 बार से बजा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमें सेंस में ही क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि गलत है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए जब 5 times 4 times 2 times मतलब फ्रीक्वेंसी दी रहती है 5 times 4 times 2 times किसी के वर्क को करने की, किसी कार्य के करने की, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज का यूज करेंगे तो सेंस आपका सही आएगा। सेंस क्या कहेगा, आई हैव रंग द बेल, मैंने क्या किया, घंटी बजाया है। कितनी बार, 5 बार घंटी बजाया है, मैंने 5 बार घंटी बजाया है। बट नो वन हैज आंसर्ड, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, और कल हम फिर मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। तब तक आप लोग जो मैंने कराया है उसको रिवीजन करिए, जाके जो लोगों ने नहीं देखा होगा हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, 6-7 वीडियोस कॉमन एरर्स की हैं, अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो हैं, सबको देखिए आप लोग, एक एक वीडियो करके देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। वीडियो जो है आपकी 20 मिनट 25 मिनट है, आप खाते उठते बैठते सोते कभी भी आपका जब मन करे, लॉकडाउन है, आपको समय ही समय है, तो समय का यूटिलाइज करिए। आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो और उसको नोट करिए, निसंदेह एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, ठीक है, और कल फिर मैं मिलूँगा स्पॉटिंग एरर्स की एक नई श्रृंखला के साथ। थैंक्स।